नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों में हम जो सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जो दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, वो देख रहे हैं। उसमें हम आर्टिकल 19 देख चुके हैं, आर्टिकल 20 देख चुके हैं, दोनों को बिल्कुल डीपली देखा। आज हम आर्टिकल 21 देखेंगे, अनुच्छेद 21 देखेंगे। अनुच्छेद 21 अगर वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक लाइन का आर्टिकल है, सिर्फ एक लाइन इस आर्टिकल में दी हुई है, वो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक अगर जनरली बात करें, हम सामान्यतः इसकी बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग टाइम पे अलग अलग केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग इसकी जो विस्तृत व्याख्या की है, एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन इसकी की है, यानी इसको बहुत ही ज्यादा विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्णन किया हुआ है। तो वो केस भी देखेंगे, उससे पहले आर्टिकल देखेंगे, फिर क्या क्या केस आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसमें फैसला दिया, तो इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यह आर्टिकल 21। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को प्राण और किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। ठीक है, केवल शब्द यहां पे आया है, यानी सिर्फ जो हमारे संविधान में जो विधि लिखी हुई है उसके द्वारा ही क्या किया जा सकता है, उसके द्वारा ही किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये आर्टिकल इतना ही है, आर्टिकल 21 की ये एक ही लाइन है, आपको समझ में भी आ गई। अगर एग्जाम में आपको आर्टिकल 21 पूछेगा तो यही पूछेगा आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो, इसमें आया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहां से ली है? ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। कहां से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुपरमेसी ऑफ, मतलब एस्टेब्लिश्ड लॉ इज सुप्रीम,
यानी स्थापित प्रक्रिया क्या है, सर्वोच्च है। स्थापित प्रक्रिया सर्वोच्च है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, कोई विधि बना दी, संविधान में वो विधि है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो क्या होगी, उन्हीं विधि के अनुसार अपने निर्णय सुनाएगी, उन्हीं जो विधि को, उन्हीं लॉ को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन देगी। कौन, माननीय न्यायालय। तो मतलब एस्टेब्लिश्ड लॉ है जो, वो क्या है, वो सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट, दूसरा कौन सा है, दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है। ये संविधान में कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये कहां पे है, ये यूएसए में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे जो जुडिशरी है वो क्या है, सुपरमेसी है उसकी। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, न्यायालय क्या है, न्यायालय सर्वोच्च है, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है, यहां पे तो क्या बोलता है, यहां पे तो बोलता है एस्टेब्लिश्ड, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या बोलता है, जो विधि है वो सर्वोच्च है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाएगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यूनेस, ड्यू का मतलब होता है इसके अंदर कितना लचीलापन है। यानी कोई भी, मान लो कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखा जाएगा वो अपराध कितना सही है, कितना गलत है, राइट है, रॉन्ग है, कितना लॉजिकल है, इलॉजिकल है, रेशनल है, तर्कसंगत है, या इरेशनल है, अतर्कसंगत है, ये देखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है उस आदमी की कोई मजबूरी रही हो वो अपराध करने में, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय उसको सजा दे रही है, तो उसको देखा जाता है। यानी इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि जो अपराध किया है उसका जो राइट कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये एरिया है और पार्लियामेंट में एक्ट बना दिया 6 बजे के बाद इसके अंदर जाना, शाम को 6 बजे के बाद इसके अंदर जाना क्या है, मना है। और अगर कोई व्यक्ति 6 बजे के बाद इसके अंदर पाया जाता है तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बनाया, ठीक है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पे 6 बजे के बाद मिलता है, अगर कोई व्यक्ति 6 बजे के बाद मिलता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसमें तो क्या है, उसमें तो दिया हुआ है अगर 6 बजे के बाद ये व्यक्ति यहाँ पे मिलता है तो इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, ठीक है, ये बात है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये भी देखा जाएगा ये व्यक्ति यहाँ पे है, किस आधार पे यहाँ पे है, क्या ये व्यक्ति रास्ता भटक के यहाँ पे चला गया, क्या कोई व्यक्ति इसको उठा के यहाँ फेंक गया, क्या ये व्यक्ति नशे में था, या किस प्रकार से यहाँ पहुंचा, उसको देखा जाएगा, ठीक है। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, उसका वहां पे होना कितना सही है, कितना गलत है, ये देखा जाएगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय बोलते हैं इसको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक जो नेचुरल चीज है उसको ध्यान में रखते हुए क्या देखा जाएगा, उसके अंदर कितना सही है, कितना वो गलत है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 21 के बारे में। अब जो इंटरेस्टेड बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आम व्यक्ति के लिए जितनी महत्वपूर्ण फैसले आए वो लगभग आर्टिकल 21 से ही आए हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 21 से ही आए हैं। कौन से जो फैसले हैं वो देखते हैं, उनमें क्या क्या, कब कब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सबसे पहले 1950 में आता है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन बनाम जो मद्रास राज्य है वो केस था 1950 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सबसे पहले देखते हैं ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, ठीक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू लाइफ की नैरो इंटरप्रिटेशन दी, यानी सीमित व्याख्या की, सिर्फ सीमित व्याख्या की। सीमित व्याख्या क्या थी, जिस तरह से आर्टिकल 21 है उसमें ये बोल दिया राइट टू लाइफ है, यानी जीवन जीने का अधिकार है,
जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। यानी आपको आपकी कोई जान नहीं ले सकता, बस इतना बोला इसके अंदर कि आपको जीने का अधिकार है। और ये एक तरह से क्या थी, ये एक तरह से बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी गई यहाँ पे, जो बायोलॉजिकल कोनोटेशन यहाँ पे किसका किया, आर्टिकल 21 का। सिर्फ इतनी बात बोल दी किसमें, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस जो 1950 में आया था, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण केस आता है जो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है, और वो केस कौन सा था, वो केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में आता है। इसमें क्या होता है, मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी और उसका जो भारत सरकार ने उसका जो पासपोर्ट था वो छीन लिया, जब्त कर लिया। उसके बाद मेनका गांधी जी कहाँ चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या फैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन दी आर्टिकल 21 की, एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन यानी विस्तृत व्याख्या की, यहां पे विस्तार से बताया, इसको विस्तृत व्याख्या की, ठीक है। इसमें क्या बताया, इसमें बताया जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, यानी विदेश यात्रा का अधिकार क्या है, आर्टिकल 21 के अनुसार है विदेश यात्रा का अधिकार। वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति विदेश की यात्रा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि केस तो यही था, उसका जो पासपोर्ट मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा डिसीजन यहाँ पे क्या दे, और क्या कहा, और ये कहा द लॉ दैट डिप्राइव्ड ऑफ life and personal liberty, the law that deprived of the life and personal liberty shall be reasonable, fair and just, fair and just यानी क्या है, वह विधि जो व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वंचन करती है, वंचन यानी उसको वंचित करती है, वह उचित, सही होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, ये देखा जाएगा भाई, अगर कोई व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जाता तो ये देखा जाएगा वो कहां तक सही है, कहां तक वो तर्कसंगत है, रीजनेबल है, कहां तक वो क्या है, न्यायपूर्ण है, यानी जो उस व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है, ठीक है, ये देखा जाएगा। इसका मतलब यही तो क्या थी, यही तो थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहां से ये किसकी बात कही, ये बात कही, किसकी बात कही, ये जो क्या है, ये है जस्टिस, नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस की यहाँ पे बात कही, यानी प्राकृतिक न्याय की यहाँ पे बात कही। तो प्राकृतिक न्याय को सबसे पहले कहाँ पे जो यूज किया गया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है उसमें यूज किया गया, ठीक है। और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, जो ये बात बोली है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना, जो ये बात बोली है ये क्या है, ये है राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यानी उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी जो लाइफ है वो गरिमा के साथ जिए, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत। और ये कब
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना। ठीक है, तो ये थे दो केस, जिसमें पहला केस के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें जो नैरो इंटरप्रिटेशन था, इसमें एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन यानी विस्तृत व्याख्या की किसकी, आर्टिकल 21 की। ठीक है, उसके बाद अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण केस आते हैं, 3-4 केस हो रहे हैं इसमें, सारे हम देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण केस कौन सा है? इसका महत्वपूर्ण केस है, क्या जो जीवन जीने का अधिकार है, क्या इसके अंदर मरने का अधिकार भी शामिल है? यानी कोई व्यक्ति क्या ये बोल सकता है कि मैं तो जो जीवन जीने का अधिकार है इसको छोड़ना चाहता हूं, तो क्या ये अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, मरने का अधिकार? ठीक है, तो यहां पे एक बार लिखो, डज राइट टू लाइफ इंक्लूड, डज राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या जीवन जीने के अधिकार में, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार है, मरने का अधिकार है? ठीक है, तो क्या कोई व्यक्ति है जो ये बोल सकता है कि मैं तो ये जो राइट टू लाइफ है छोड़ना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, तो क्या अधिकार है? तो इसमें सबसे पहला केस आता है, सबसे पहला केस कौन सा आता है? श्रीपत दुघल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। और ये कब आता है? ये आता है 1987 में। ठीक है, 1987 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, यानी जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया भाई, जो राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, यानी जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो उस व्यक्ति को मरने का भी अधिकार है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे एक अलग जो बात निकल के आई, अलग बात क्या निकल के आई? जो आईपीसी की सेक्शन 307 है, जो आईपीसी की धारा 307 है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ? इसमें दिया हुआ जो सुसाइड करना है, जो आत्महत्या है, अगर कोई व्यक्ति जीता है और अगर वो मरना चाहता है तो वो क्या करेगा? सुसाइड करेगा। ये तो क्या है? एक अपराध है, क्राइम है। ठीक है, इसका मतलब इस फैसले के अकॉर्डिंग तो ये क्या होगी? फिर इनवैलिडेट होगी, इनवैलिडेटेड कर दिया इसको, तो यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो फिर ये नए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ये जो नई बात निकल के आई भाई, जो आईपीसी 307 है, धारा 307 है, वो तो क्या होगी? फिर यहाँ पे असंवैधानिक होगी, इलीगल होगी। उसके बाद फिर एक केस निकल के आता है, दूसरा केस कौन सा निकल के आता है? यहाँ पे दूसरा केस निकल के आता है पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में निकल के आता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने फैसले को बदला, जो पहले फैसला दिया था, और यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, यानी जीवन जीने के अधिकार में, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे क्या हुआ? यहां पे तो जो आईपीसी धारा 307 है, ठीक है, क्या है? जिसमें जो सुसाइड क्या है? अपराध है, आत्महत्या, आत्महत्या अपराध है। इसको फिर क्या कर दिया? दोबारा से
वैलिड कर दिया, यानी दोबारा से लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला, किसमें? पी रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और केस है, वो केस क्या है? वो केस है ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। यह आया था 1996 में, 1996 में, और इसका भी ये सेम फैसला था, ठीक है। याद रख लेना, नोट कर लेना ये भी। ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब जो केस था 1996 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, यानी जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला जो विषय रहा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, वो लेके आया यूथेनेशिया से। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु से, या दया जो मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड केस आया। उसमें भी दो तीन केस महत्वपूर्ण आए। एक केस आया था जो अरुणा शानबाग केस था, जो मुंबई का केस था, बहुत ही दयनीय केस रहा। इसके बारे में मैं स्टोरी भी बताऊंगा अरुणा शानबाग की आपको, तो उससे रिलेटेड क्या था। तो उसके बाद अगला जो केस किससे रिलेटेड आया? यूथेनेशिया, यानी मर्सी किलिंग जिसको बोलते हैं, मर्सी किलिंग, ठीक है। यूथेनेशिया या दया इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु भी जिसको हम बोलते हैं, दया मृत्यु। इसका मतलब क्या है? यूथेनेशिया या मर्सी किलिंग का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, उसका इलाज ही नहीं है, ठीक है, इनक्योरेबल डिजीज अगर है, यानी उसका इलाज कहीं पे नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है? अगर वो ये बोलता है ये बीमारी है, जो ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये मेरे से सहन नहीं हो रही, तो आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, तो क्या वो इच्छा मृत्यु उस व्यक्ति को दी जा सकती है? यूथेनेशिया क्या दिया जा सकता है? इससे रिलेटेड केस है। तो सबसे पहला केस देखते हैं हम। सबसे पहला केस है, इंपॉर्टेंट है, अरुणा शानबाग केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था, ठीक है। एक बार मैं अरुणा शानबाग की स्टोरी बता देता हूं। जो एक मुंबई में हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल है जो कुत्तों को दवाई देने के लिए, कुत्तों को इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल था, और वहां पे बहुत सारा स्टाफ काम करता था, और उसी स्टाफ में से एक स्टाफ नर्स थी अरुणा शानबाग। तो क्या होता है वहां पे, 27 नवंबर 1973 को अरुणा शानबाग अपनी शिफ्ट खत्म करके अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है, और एक सफाई कर्मचारी वहां पे पहले से ही छिपा हुआ होता है। तो क्या करता है, कुत्ते की चैन से अरुणा शानबाग के जो गर्दन है, गर्दन पे जो कुत्ते की चैन लपेट के उसको पीछे खींच देता है, और उसके जो रेप करने की, बलात्कार करने की कोशिश करता है। साथियों, जो अरुणा शानबाग थी, स्टाफ नर्स थी, वो मेंसेज से गुजर रही थी, यानी पीरियड्स से गुजर रही थी। तो वो जब रेप करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि खून निकल चुका है, खून से लथपथ हो चुकी है, तो वो डर के मारे से सफाई कर्मचारी वहां से भाग जाता है, और रात हो जाती है। रात में अरुणा शानबाग को देखने वाला कोई नहीं था। सुबह जब कोई दूसरा कर्मचारी सफाई करते करते वहां पे वॉशरूम में पहुंचता है, तो वो देखता है अरुणा शानबाग है जो खून से लथपथ पड़ी है, और पूरी रात वो ऐसे ही वहां पे पड़ी थी। उसका जो गला रेत दिया गया था, उसका गला घोंट दिया गया था, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो चुकी थी, और जो उसके दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण वो पूर्ण रूप से कोमा में जा चुकी थी। तो फिर क्या होता है, जो वहां के जो स्टाफ था, हॉस्पिटल का स्टाफ था, जो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई में था, उसका स्टाफ था, उन्होंने क्या किया, उसको एडमिट करवाया। वो कोमा में जा चुकी थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती चली जाती है। उसके माता पिता नहीं थे, उसके रिश्तेदार उसकी देखभाल करना या उसको संभालना छोड़ देते हैं। कोई जो उसका रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव वहां हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए नहीं आता, और उसकी संभाल जो रखने का बीड़ा उस जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उसने रखा। उसने क्या किया, उन्होंने जो टाइम पे दवाई देना, उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया जाता है। बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है, वो ऐसे ही कोमा में रहती है। वहां का जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उससे खास लगाव हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो स्थिति थी वो दयनीय हो जाती है। फिर एक जर्नलिस्ट इस केस में आती है, पत्रकार इस केस में आती है, पिंकी वीरानी जी। पिंकी वीरानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन लगाई, एक याचिका लगाई कि आप जो
अरुणा शानबाग है ये लंबे समय से कोमा में है, आप इसको यूथेनेसिया देने की परमिशन दीजिए, इसको इच्छा मृत्यु देने की परमिशन दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तड़प रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई ऐसे तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो अड़चने आ सकती थी इस केस में। तो फिर क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट? डॉक्टर्स का एक पैनल बुलाती है और डॉक्टर्स के पैनल से पूछती है कि क्या अरुणा शानबाग की स्थिति अब कैसी है। उसमें पाया जाता है, डॉक्टर्स का जो पैनल है वो बोलता है कि जो अरुणा शानबाग है वो सही तरीके से दवाई ले रही है, उसकी बॉडी भी पूरी मूवमेंट कर रही है, और जो अगर कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो वो घबरा जाती है, लेकिन अगर कमरे में लिमिटेड लोग ही रहते हैं, कुछ लोग ही रहते हैं, तो वो आराम से रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो अगर अच्छे तरीके से दवाई ले रही है तो ये संभावना है कि उसकी जो कंडीशन में सुधार हो सकता है भविष्य में। और जो सुप्रीम कोर्ट है इस फैसले पे ये बोल देती है कि जो अरुणा शानबाग है उसको जो इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है 2011 में, ठीक है। उसके बाद 2015 में 18 मई 2015 को जो अरुणा शानबाग है वो अंतिम सांस लेती है, और अरुणा शानबाग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण जो फैसला दिया, उसमें जो यूथेनेसिया को, सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेसिया को दो प्रकार से डिवाइड कर दिया, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया मतलब किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पे जहरीला इंजेक्शन देके उसके जो मतलब प्राण है वो क्या निकाल सकते हैं। और पैसिव यूथेनेसिया में जो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, यानी कोई भी सिस्टम है, ऑक्सीजन दिया हुआ, खाना दिया हुआ, दवाई दी हुई है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विदड्रॉ करके, यानी उसका जो जीवन का जो सहयोग करने के लिए जो भी चीजें दी जा रही है उसको हटा के उसको मृत्यु क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर महत्वपूर्ण फैसला दिया अरुणा शानबाग केस में। मैंने अरुणा शानबाग की कहानी आपको बताई, बहुत ही दयनीय ये स्टोरी है। आप कभी इंटरनेट पे सर्च करना अरुणा शानबाग केस में को। 42 साल तक वो जो लेडी है वो कोमा में रही। इतने लंबे समय से कोमा में रहने के बाद फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला क्या रहा ये यहां पे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जो यूथेनेसिया है इसको दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। पहला तो बोला एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन देके किसी भी व्यक्ति के प्राण लेना, ठीक है, उसको जीवन चक्र से मुक्त कर देना। और दूसरा बोला पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया में क्या है? विदड्रॉ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, विदड्रॉ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी उसका जीवन जीने के लिए जो सहयोग करने के लिए जो उसके यंत्र लगाए हुए हैं, चाहे ऑक्सीजन है, खाना है, दवाई है, कुछ भी है, वो उसको हटा देना, तो क्या कहलाएगा? वो पैसिव यूथेनेसिया कहलाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी चीजें निकल के आ रही थी सामने। क्या निकल के आ रही थी सामने? भाई अगर जो रिलेटिव है, कोई फैमिली मेंबर है, वो क्या कर सकता है? कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी के, उसकी संपत्ति के लालच में भी यूथेनेसिया की डिमांड कर सकते हैं। तो यानी बहुत ज्यादा जो अड़चने सुप्रीम कोर्ट को आ रही थी, बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जो एक्टिव यूथेनेसिया है ये कभी नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, और पैसिव यूथेनेसिया दिया जा सकता है। पैसिव यूथेनेसिया क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। पैसिव यूथेनेसिया के लिए कुछ क्राइटेरिया लगाया। क्या क्राइटेरिया लगाया? सबसे पहला तो क्राइटेरिया लगाया जो कंफर्मेशन फ्रॉम पैनल ऑफ डॉक्टर। पैनल ऑफ डॉक्टर जो अरुणा शानबाग के केस में भी किया गया, यानी जो पैनल ऑफ डॉक्टर है उससे कंफर्म किया जाएगा सबसे पहले कि इस व्यक्ति की जो जिसके लिए यूथेनेसिया की डिमांड की जा रही है इसकी स्थिति कैसी है, इसकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला परमिशन फ्रॉम केयर टेकर या फैमिली इज नीडेड। यानी अगर वो व्यक्ति है, उसका कोई केयर टेकर है, उसकी फैमिली है, उसका रिलेटिव है, उसकी परमिशन बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर क्या है? कंफर्मेशन फ्रॉम
कंफर्मेशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट, यानी जो जज है फिर उसके बाद वो क्या कहेगा, वो इन फैसलों को ध्यान में रख के ये परमिशन देगा, ये कंफर्म करेगा इस व्यक्ति को यूथेनेशिया की जरूरत है या इस व्यक्ति को यूथेनेशिया की जरूरत नहीं है। तो ये था, ये क्या था, ये था यूथेनेशिया जो अरुणा शानबाग के केस में निकल के आया। अब ये देखते हैं वर्ल्ड में कहां कहां यूथेनेशिया का जो कानून है, ठीक है, कहां कहां पे है। बेल्जियम में है, ठीक है, उसके बाद स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, लग्जमबर्ग में है, नीदरलैंड में है, और 5 स्टेट ऑफ यूएसए, क्योंकि यूएसए में जो स्टेट है उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो 5 स्टेट है यूएसए के उनने भी क्या किया हुआ अपने संविधान में यूथेनेशिया को परमिशन दी हुई है, ठीक है। तो ये था यूथेनेशिया के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केस है, इसमें पूछा भी जा सकता है पैसिव यूथेनेशिया जो किस केस में आया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद एक और केस आता है कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। कॉमन कॉज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और उसमें भी फिर यही कहा जाता है जो पैसिव यूथेनेशिया है वो क्या है, वो दी जा सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। जो पैसिव यूथेनेशिया कॉमन कॉज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आता है, ठीक है। और इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है क्या कहा, जो पैसिव यूथेनेशिया है, यूथेनेशिया यानी विदड्रॉ, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको विदड्रॉ करना, ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मतलब इस केस में क्या कहा, इस केस में ये कहा जो राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, पहले तो जीने का अधिकार था, मरने का अधिकार, ये क्या है, ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। यानी जो इसमें ये कहा अगर कोई व्यक्ति है ये पहले ही इच्छा जाहिर कर देता है, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में चला जाता हूं कि मैं कोमा वगैरह में या कोई ऐसी सिचुएशन में चला जाता हूं तो क्या होगा, तब होगा कि मेरे को जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम न दिया जाए और मुझे क्या कर दिया जाए, यूथेनेशिया दे दिया जाए। ऐसा सिस्टम कहां, जो ऐसा फैसला कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिया, ठीक है। कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये फैसला रहा, ठीक है। उसके बाद फिर एक केस आता है जो होमोसेक्सुअलिटी पे, किस पे आता है, होमोसेक्सुअलिटी पे केस आता है, और वो केस कौन सा है, वो केस है नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में आता है। वो भी व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड था, आदमी की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे ही रिलेटेड था। एक केस क्या है, नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता, वो क्या है, वो वैलिड है, ठीक है। वो क्या है, वो संवैधानिक है। यानी जो समलैंगिकता का मतलब जैसे मेल और मेल, फीमेल और फीमेल क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं या लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, वो संबंध बना सकते हैं। तो ये फैसला कब आया, ये फैसला आया नवतेज सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में, ठीक है। और इसमें फिर क्या कहा, इसमें जो आईपीसी की धारा 377 थी उसको क्या कर दिया गया, उसको इनवैलिडेट कर दिया गया, क्योंकि आईपीसी की धारा 370 ये कहती है जो समलैंगिकता है, जो होमोसेक्सुअलिटी रिलेशन है, वो क्या है, अपराध है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये क्या है, ये व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का
क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, इसलिए जो 370 धारा 377 थी उसको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। ठीक है, एक केस ये आया। उसके बाद एक फिर केस आता है जोसेफ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। यहां भी जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जो अडल्ट्री है यानी व्यभिचार या विवाहेतर संबंध, विवाहेतर संबंध यानी शादी के बाद कहीं और संबंध रखना, इसको भी क्या कहा, ये वैलिड है। क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, यानी विवाह के बाद भी कोई जो व्यक्ति है, वो कोई आदमी है, क्या कर सकता है, कहीं और संबंध बना सकता है। जो महिला है उसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और इसमें फिर क्या किया, इसमें जो आईपीसी की धारा 497 थी, आईपीसी की जो धारा 497 थी, ठीक है, आईपीसी धारा 497 497, इसको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। जिसमें ये लिखा हुआ था जो अडल्ट्री क्या है, इनवैलिडेटेड। जो इसमें लिखा हुआ था, आईपीसी की धारा 497 में लिखा हुआ था अडल्ट्री, व्यभिचार या विवाहेतर संबंध क्या है, अपराध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी उस व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो इसलिए आईपीसी की धारा 497 को इनवैलिडेट यानी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे केस। बहुत ही अब देखो आपको इंटरेस्ट आया हुआ, मजा आया हुआ इन चीजों के बारे में सुन के कि एक आम व्यक्ति के जीवन में जो अगर घटनाएं घटती है तो उनसे रिलेटेड क्या क्या केस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या क्या फैसला दिया, आपको ये चीज सुन के इंटरेस्टेड लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है जो राइट टू लाइफ में क्या क्या दिया हुआ है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या दिया हुआ है, पर्सनल लिबर्टी यानी प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव एंड डाई विद डिग्निटी। ठीक है, यानी गरिमा में पूर्ण जीवन जीने और मरने का अधिकार है। ठीक है, गरिमा में पूर्ण जीवन जीने और मरने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है। जैसे अगर रात में, आपको पता है शहरों में, टाउन्स में, गांव में तो आमतौर पे नहीं होता, जो सिटीज है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो डीजे बजाने का टाइम होता है वो एक फिक्स होता है, 10 बजे 11 बजे, इतना 10 बजे होता है शायद। तो आप 10 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को जो नींद खराब नहीं कर सकते, यानी सोने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू फ्रेश इन्वायरमेंट, फ्रेश इन्वायरमेंट यानी स्वस्थ जो पर्यावरण का अधिकार भी आपको है। जो साफ वाटर यानी स्वस्थ जो पानी है, स्वस्थ जो वायु है, ठीक है, इसका आपको अधिकार है। ठीक है, ये थे। आप एक चेक कर लेना, गूगल करके देख सकते हो आप, बहुत लंबी लिस्ट निकल के आएगी, आपको इतना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट आप उनमें से नोट कर लेना। ठीक है, जैसे आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लीगल फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क जो आपको कानूनी सहायता का क्या है, अधिकार है। ठीक है, राइट टू फूड है, राइट टू फूड है, राइट टू ट्रैवल है, ठीक है, यात्रा करने का अधिकार है, अब्रोड, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, जो मेनका गांधी केस में फैसला आ रहा, गूगल कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन मैंने आर्टिकल 19 को इतना डीपली आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। और एक दयनीय जो कहानी मैंने आपको बताई अरुणा शानबाग की, इनका पूरा नाम है अरुणा रामचंद्र शानबाग है इनका पूरा नाम, जो एक स्टाफ नर्स थी, उनकी एक दयनीय कहानी मैंने आपको बताई। और आप सभी चीजें ऐसे ही नोट करते चलिए। और एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट में बताइए आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जितने केस हुए उनके जो फैसले, क्या फैसले आए, इससे रिलेटेड जो क्लास आपको कैसी लगी और हमारी पॉलिटी की सीरीज कैसी चली हुई है। आप सभी इस चैनल पर आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। बहुत ही जल्द एक और अन्य सब्जेक्ट की क्लास हम आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।